हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव। जैसा कि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, अभी देखा जो मैंने हड़प्पा सभ्यता संबंधित ये लेक्चर मैंने कंप्लीट किया। ये जो सिलेबस हमारा पैट से संबंधित चल रहा है, एक रिवीजन के बेस पे चल रहा है और एक प्रकार से रिवीजन क्लासेस हैं जो आपका जो एग्जाम है अक्टूबर के मंथ में होने वाला है, उसके एग्जाम होने से पहले आप संपूर्ण सिलेबस को अच्छे से रिवीजन कर सकें कम से कम समय में। इसके लिए हम एक प्रकार से ये क्रैश कोर्स लेकर आए हैं जो आपके सामने क्लासेस बाय क्लासेस डेली चलती रहेंगी और इसी प्रकार से क्लासेस आती रहेंगी। तो जैसा कि अब हम चर्चा करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की है वो हड़प्पा से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत हम चर्चा करते हैं वैदिक सभ्यता की, यानी कि वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। पहले लोग नगर में रहते थे हड़प्पा सभ्यता में, अब ग्रामीण सभ्यता है, एक प्रकार से कबीलाई जीवन जीते हैं लोग। तो एक प्रकार की ये इसको आर्य सभ्यता भी माना जाता है वैदिक सभ्यता को। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या उत्तम सभ्यता। तो चलिए हम चर्चा करते हैं बिना समय गवाए अपने लेक्चर पे और देखते हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित कि ये हमारी वैदिक सभ्यता का एक समय कालक्रम क्या है। तो वैदिक सभ्यता को देखेंगे हम। वैदिक का मतलब होता है संस्कृति शब्द है, वेद से बना है। वेद का मतलब होता है श्रेष्ठ, एक उत्तम सभ्यता। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं काल की। ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के कालखंड में ये डेवलप हुई है सभ्यता। उसके बाद में नगरीय सभ्यता का उदय हो जाता है महाजनपद काल का। तो एक प्रकार की क्या है, ये कितना समय है, लगभग 900 साल, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व 900 साल के कालखंड में ये सभ्यता विकसित हुई थी। कैसी सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है, यानी लोग गांव में निवास करते थे और खेती किसानी किया करते थे, ग्रामीण सभ्यता है। दूसरी ये आर्यों का बताया जाता है कि ये आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता है और कई इतिहासकारों के बीच में कई मतभेद हैं कि आर्य भारत के थे या बाहर से आए थे। तो एक जर्मन वेता है, भूगोल वेता है, जर्मन वेता मैक्स मूलर, जिन्होंने बताया है कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए थे। बैक्टीरिया एक जगह है तुर्की और ईरान इराक के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, वहां से। अब हम ऋग्वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं। सब लोग नोट कर लीजिएगा और आराम से आप पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और चीजों को जब समझ जाएंगे तो प्रश्न आपका आसानी से आप कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आपको ऋग्वैदिक काल, ये हमने पहले बांटा इसको। तो ऋग्वैदिक काल जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय का। दूसरा क्या बांट लिया हमने, उत्तर वैदिक काल, यानी उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के कालखंड को हमने उत्तर वैदिक काल। ये दोनों वैदिक सभ्यता के पार्ट हैं और जिसको हम 2 भागों में बांटा है और दोनों में ही डिफरेंट काफी है, इसलिए हम देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा है और उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा है, उसकी हम अंतर की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी लाभदायक हैं और आपके प्रश्न के लिए काफी ये उत्तम है। और ये जो कंटेंट है एक प्रकार से मॉडिफाइड किया हुआ है हमारी नवाचार IAS अकेडमी की टीम द्वारा, जो आपके पैट के एग्जाम के लिए काफी लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नंबर 1, सिंधु जो नदी है एक प्रकार की प्रमुख नदी है तथा सरस्वती नदी को मातेत्मा नदीत्मा, यानी नदियों की माता, नदियों में माता और नदियों में क्या है, सबसे उत्तम नदी इसको माना गया है। नदियों में सबसे उत्तम और माता के समान जो दर्जा दिया गया है वो सरस्वती नदी के लिए दिया गया है। लेकिन सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी सबसे प्रमुख है और सरस्वती नदी को जो दर्जा दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है मातेत्मा और नदीत्मा, मातेत्मा और नदीत्मा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं जो सभा और समितियां होती थी उस समय ये राजा का चुनाव करती थी। सभाएं एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती थी, उनकी हम चर्चा करते हैं। सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण जनतांत्रिक संस्थाएं थी और अथर्ववेद में
इनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किनको? सभा और समिति को। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, सभा और समिति कितना महत्वपूर्ण है कि इनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इससे हम महत्वपूर्णता इसके बारे में जान सकते हैं कि कितनी सभाएं महत्वपूर्ण हैं। देखिए सभा में एक आम जन की सभा होती है जिनमें महिलाएं भी भाग लेती हैं, तो सभा समिति काफी महत्वपूर्णता है। नेक्स्ट देखेंगे, जो चारागाह का प्रमुख होता था, जहाँ पशु चलते थे, उनका जो प्रमुख हुआ करता था उसको ब्राजपति कहा जाता है। उससे पहले देखेंगे चारागाह के प्रमुख को ब्राजपति, एक पूर्व अधिकारी होता था जिसको दुर्गपति, यानी दुर्ग की सुरक्षा करने वाला, दुर्ग महल या घर की सुरक्षा करने वाले को दुर्गपति कहा गया है। इस पर एक अधिकारी हुआ करता था जिसको गुप्तचर विभाग का प्रमुख माना गया है। इस पर नामक अधिकारी होता था, अधिकारियों को इस समय रत्निन कहा जाता है, तो उसको गुप्तचर माना गया है। नेक्स्ट, युद्ध के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, गविष्टि। गविष्टि शब्द का प्रयोग मिलता है युद्ध के लिए, यानी एक प्रकार का जो उस समय युद्ध होता था वो गायों के लिए होता था कि जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वही सबसे धनवान व्यक्ति माना जाता था। और क्योंकि समाज कैसा था, एक चारावाह समाज था कि एक जो पशुपालन को ज्यादा वरीयता देता था, कृषि को कम वरीयता देता था, इसीलिए जिसके पास ज्यादा पशु होते थे, ज्यादा गाय होती थी, उनको सबसे अच्छा और धनवान माना जाता था। उसी के लिए जो युद्ध लड़ा जाता था उस शब्द को गविष्टि बोला गया है, गविष्टि शब्द। देखते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में दशराज एक युद्ध हुआ था जो परशुनी, परशुनी का मतलब होता है रावी नदी, जो परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। बताया जाता है इस युद्ध में जो भरत जन के राजा थे सुदास, उसने क्या किया कि लगभग 10 राजाओं को एक साथ हराया था, तो उसी युद्ध को बोला जाता है 10 राज्य युद्ध। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था। समाज की हम चर्चा करते हैं तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में मैंने बताया कि मात्र संतात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक, लेकिन यहाँ तक आते आते वैदिक काल में कौन सा सत्तात्मक हो गया? पितृ सत्तात्मक समाज हो गया, समाज पितृ सत्तात्मक हो गया। किंतु महिलाओं की स्थिति इसमें अच्छी थी, महिलाएं भी साथ में भागीदारी लेती थी, यज्ञ में भागीदारी लेती थी, सभाओं में भागीदारी लेती थी, तो महिलाओं की स्थिति इसमें सही है ऋग्वैदिक काल में। वही देखेंगे आजीवन अविवाहित महिलाओं को देखेंगे तो उनको अमाजु कहा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमाजु किसके लिए कहा गया है? तो जो महिलाएं अविवाहित रहती थी जीवन भर, उनको अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वैदिक काल में। अब हम इनके आर्थिक जीवन की बात करते हैं, लेकिन हम उससे पहले कुछ विदुषी महिलाएं हैं जैसे घोषा, लोपामुद्रा, कात्यायनी, ये ऋग्वैदिक काल से बहुत महत्वपूर्ण महिलाएं हैं जो क्या हैं? एक प्रकार की विदुषी महिलाएं हैं, बहुत ज्ञानी या श्रेष्ठ प्रकार की। इनके आर्थिक जीवन की बात करेंगे हम, तो आर्थिक जीवन में देखेंगे पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था तथा कृषि को बहुत कम वरीयता देते थे, खाने पीने के लिए ही उगाते थे, ज्यादा से ज्यादा ये पशुओं को पालते थे, गायों को पालते थे, और गाय को अगण्य माना गया है, यानी गाय एक ऐसा पशु माना गया है जिसको मारा नहीं जा सके या मारे जाने योग्य पशु नहीं था, यानी एक प्रकार से गाय को अगण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगण्य शब्द किसके लिए लिया गया है? तो वो गाय के लिए लिया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, घोड़ा क्या है? एक प्रकार का महत्वपूर्ण पशु है। घोड़ा एक प्रकार से इनका महत्वपूर्ण पशु था। ये घोड़े को रथ दौड़ या फिर घुड़सवारी के लिए प्रयोग करते थे, तो घोड़ा इनके लिए महत्वपूर्ण पशु है। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, यानी ऋग्वैदिक काल में तांबे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, पहले प्रयोग किया गया है। और लोहे का प्रयोग जो आना शुरू हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, यानी बताया जाता है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास अतरंजी खेड़ा, एटा जिले के पास अतरंजी खेड़ा से हमको सबसे पुराने लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन में देखते हैं जो इंद्र थे वो इनके प्रमुख देवता थे, इंद्र प्रमुख देवता थे,
और अग्नि दूसरे प्रमुख देवता थे। प्रमुखता किसके आधार पर दी जाती है, तो ये देखा जाता है कि जो ऋग्वेद है उसमें कितने बार उल्लेख किया गया है। तो इंद्र का सबसे ज्यादा जो उल्लेख किया गया है 250 बार। इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है, अर्थात किले तोड़ने वाला। इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है, अर्थात किले तोड़ने वाला। अग्नि दूसरे देवता हैं। अग्नि जो थे वो दूसरे प्रमुख देवता हैं, जिनको एक मध्यस्थता का देवता भी माना जाता है। यानी मध्यस्थता का मतलब है अग्नि में हम कोई चीज समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो वो जिस देवता के नाम चढ़ाते हैं तो वो वहां तक पहुंच जाती है जल के। तो इस प्रकार से एक अग्नि को क्या है, एक देवता का रूप दिया गया है, मध्यस्थता के देवता। दूसरी हम बात करें, एक पूषण देवता हुआ करते थे जो ऋग्वैदिक काल में, जो पशुओं और औषधि के देवता थे। ऋग्वैदिक काल में पूषण देवता पशुओं और औषधि के देवता थे, वो उत्तर वैदिक काल में आके शूद्रों के देवता बन जाते हैं। तो यहाँ हमने बात की देवताओं की। उषा और अदिति दो प्रमुख देवियां हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। तो उषा और अदिति दो देवियां हैं ऋग्वैदिक काल में। तो हमने यहाँ पे देखा जाना कि ऋग्वैदिक काल के बारे में जाना। ऋग्वैदिक काल कितना है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चलिए एक पॉइंट में हम समझ लेते हैं क्या क्या समझा। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में जाना, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख नदी है, सरस्वती नदी एक प्रकार से मातृत्व और नदीत्व इसको कहा गया है। सभा समिति का काफी महत्वपूर्ण थी, जिसको अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया है। चारका के प्रमुख के बारे में जाना, पुरब और द्रुपति, गुप्तचर के इत्यादि के बारे में यहाँ पे हमने जाना। यहाँ पे देखेंगे समाज के बारे में हमने यहाँ पे जाना, आर्थिक जीवन कैसा था उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, और धार्मिक जीवन के बारे में यहाँ हमने चर्चा की। अब हम लेके चलते हैं आपको उत्तर वैदिक काल की ओर। ये था हमारा ऋग्वैदिक काल, जहाँ हमने समाज, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में जाना। अब चलते हैं हम लेकर उत्तर वैदिक काल की ओर, और वो जानते हैं उसके समाज के बारे में और बाकी अन्य पॉइंटों के बारे में। देखिए पहली बार उत्तर वैदिक काल, पहले कालखंड देखिए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब देखेंगे यहाँ पर पहली बार राजत्व की देवी की अवधारणा आई। यानी एक प्रकार से जो राजा का पद ऋग्वैदिक काल में सभा द्वारा चुना जाता था, आम जनों द्वारा चुना जाता था, वही यहाँ तक आते आते कैसा हो गया, यानी वंशानुगत हो गया। और राजा का जो पद दे दिया गया था वो एक प्रकार से देवी की, यानी देवी के आकृति, राजत्व की देवी के नाम से जाना गया। यानी इसकी शक्ति ज्यादा दे दी गई थी। यानी यहाँ ऋग्वैदिक काल में जो राजा हुआ करता था उसकी सीमित शक्ति थी, लेकिन यहाँ आते आते राजा की शक्ति क्या हो गई थी, काफी विस्तार हो गई थी। और पद कैसा हो गया था, वंशानुगत हो गया था। बात करेंगे यहाँ का जो समाज कैसा हो गया था, एक प्रकार से कर्मकांडीय समाज हो गया। जादू टोना, यज्ञ को करना, बलि प्रथा को ज्यादा प्रोत्साहित करना, छुआछूत को ज्यादा प्रोत्साहित करना, कर्मकांडीय समाज एक प्रकार से यहाँ पे आते आते बन गया था। अब समाज में हम देखेंगे, समाज में हम चर्चा करेंगे तो वो है 4 वर्णों में विभक्त हो गया था पूरा समाज। जो पहले वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी, वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हो गई थी, जन्म पे आधारित हो गई थी। यानी ऋग्वैदिक काल में कर्म पे आधारित थी और उत्तर वैदिक काल में जन्म पे आधारित हो गई थी। तो समाज कैसे बढ़ गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भागों में बढ़ गया था। ये जो काल हुआ करता था उस समय कर्म पे आधारित था और यहाँ तक आते आते जन्म पे आधारित हो गया था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, यह हम कैसे समझ सकते हैं महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। हाँ, तो ऋग्वेद के एक ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो समस्त दुखों का कारण पुत्री का जन्म है। यानी आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कितना गिर चुकी थी, गिरावट कितनी आ चुकी थी, कि यहाँ पे बोला गया है कि समस्त दुखों का कारण सिर्फ पुत्री का जन्म ही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि काफी गिरावट आ चुकी है। और जो सभा और विदत में
महिलाएं भाग लेती थी ऋग वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या है उनको खत्म कर दिया गया और उनकी पद को कम कर दिया गया था। यहाँ से ही आश्रम व्यवस्था की बात करें तो जैसे 0 से 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष की आयु तक के समय को माना गया है गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 वर्ष की आयु के समय को माना गया है वानप्रस्थ आश्रम, और 75 वर्ष से 100 वर्ष की आयु के समय को जो बोला गया है संन्यास आश्रम। एक प्रकार से मानव का जीवन, मनुष्य के जीवन 100 वर्ष मान लिया है, और उसी के आधार पर यह आश्रम व्यवस्था का वर्णन यहाँ पे मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? उत्तर वैदिक काल तक आते आते यहाँ पर ही एक गोत्र व्यवस्था का भी प्रारंभ हो जाता है। गोत्र व्यवस्था से तात्पर्य है कि समान गोत्र वाले आपस में शादी नहीं कर सकते। गोत्र होते क्या थे? गोत्र का मतलब होता है गोधन एकत्रित करने वाले व्यक्तियों से है। गोधन एकत्रित करने वाले व्यक्ति एक ही गोत्र के माने जाते हैं। तो यहाँ गोत्र व्यवस्था का भी प्रारंभ हो गया है, तो समाज एक प्रकार से जटिल होने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे इनका आर्थिक जीवन कैसा था। देखिए, ऋग वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, तो वो यहाँ आते आते पशुपालन दूसरा प्रमुख व्यवसाय हो गया था, और कृषि क्या हो गया? प्रथम प्रमुख व्यवसाय हो गया। कृषि ने प्रथम प्रमुख व्यवसाय हो गया, क्योंकि यहाँ तक आते आते अतरंजी खेड़ा, एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से हमको लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। लोहे के साक्ष्य मिलने से हमको क्या है कि लोहे ने क्या है एक प्रकार से खेती में क्रांति ला दी, और खेती में यंत्र बनने लगे, जिससे खेती को काफी बढ़ावा किया गया। तो इस प्रकार से जो कृषि हो गई थी वो प्रमुख व्यवस्था हो गई थी, यानी खेती एक प्रकार से प्रमुख व्यवसाय हो गया था, और पशुपालन दूसरा प्रमुख व्यवसाय हो गया था। लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसे सैम अस कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्जाम में कि सैम अस किसको कहा जाता है, तो वो लोहे को कहा जाता है। हल को सीर कहा गया है, यानी सीर धरती को चीरने वाला, और कृषि की भूमि को सीता कहा गया है। हम ऋग्वेद में हमको कृषि की भूमि का उल्लेख सीता के नाम से मिलता है, तो वो कृषि की भूमि है। व्यापार जो होता है विनिमय प्रणाली पर होता है। अभी भी सिक्के का कोई प्रचलन नहीं है। विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि एक वस्तु दो और दूसरी वस्तु ले लो उसके बदले में, वो होती है विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली के आधार पे हमको क्या मिलता है? यहाँ पे व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, व्यापार होने के। यहाँ से हमको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ऋग वैदिक काल से सिर्फ आंतरिक व्यापार होता था। धार्मिक जीवन की हम बात करेंगे तो धार्मिक जीवन में प्रजापति प्रमुख देवता हो गए। आपने ऋग वैदिक काल में देखा, ऋग वैदिक काल में आपने देखा कि इंद्र प्रमुख देवता थे, वो यहां तक आते आते प्रजापति प्रमुख देवता बन गए, और उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषदों को एक प्रकार से वेदांत कहा जाता है, और वेदांत मतलब इसका मतलब है कि वेदों को समझने के लिए जो पुस्तकों का वर्णन किया गया है उनको उपनिषद कहा गया है। उसी आधार पर एक शब्द है सत्यमेव जयते। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो किस उपनिषद से है, तो वो है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से सबसे जो शब्द लिया गया है सत्यमेव जयते। तो आपने देखा होगा रुपये पर, सिक्के पर नीचे जो अशोक चिन्ह के नीचे जो शब्द लिखा होता है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यम और नचिकेता का संवाद कठोर उपनिषद में मिलता है। यम और नचिकेता का संवाद कठोर उपनिषद में यहाँ से मिलता है। अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य में देखेंगे वेद, उपवेद और कला। देखिए, वेदों का जो वर्णन हो गया है, वेदों का जो लेखन हो गया है, शुरुआत हो गई है, और रचना हमको ऋग वैदिक काल से मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये हमको उनके उपवेद का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो उपवेद देखेंगे और उनको किस कला से संबंधित है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से। दूसरा देखेंगे सामवेद, सामवेद का है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद का मतलब होता है ये संगीत कला से संबंधित है।
और यजुर्वेद इसका मतलब है धनुर्वेद। धनुर्वेद क्या है? युद्ध कला से संबंधित है। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। शिल्पवेद, शिल्पवेद यानी कि शिल्प कला से संबंधित है। यहां दिया गया है सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ऋग्वेद माना गया है। सबसे बड़ा कैसे है? क्योंकि इसमें 10,000 ऋचाएं हैं, श्लोक हैं 10,580 और 1028 मंडल इसमें दे रखे हैं। 10 मंडल दे रखे हैं और 1028 इसमें सूक्त दे रखे हैं। उस आधार पर ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ऋग्वेद। अब देखते हैं स्मृतियां। स्मृतियां हिंदू धर्म में एक प्रकार से क्या है? कानूनी ग्रंथ हैं। स्मृतियां हिंदू धर्म में एक प्रकार से कानूनी ग्रंथ हैं। और सबसे प्राचीन स्मृति की हम बात करें तो वो है मनु स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति माना जाता है। और मनु स्मृति में ही कहा गया है कि ब्राह्मण वर्ग शूद्र कन्याओं के साथ विवाह कर सकता है। अब देखते हैं जो वेद हैं, वेद को पाठन करने वालों को क्या क्या कहा जाता है उसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ देखेंगे ऋग्वेद के पाठन करने वालों को होता या होत्र बोला जाता है, सबको दिख रहा होगा। और सामवेद के पाठन करने वाले को उद्गाता, यजुर्वेद के पाठन करने वाले को अधर्वी, ऋग्वेद के पाठन करने वाले को अधर्वी कहा जाता है। और अथर्ववेद के पाठन करने वाले को ब्रह्मा माना गया है। अथर्ववेद के पाठन करने वाले को ब्रह्मा माना गया है। यानी एक ब्रह्मा का मतलब होता है एक प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति या ब्रह्म व्यक्ति माना गया है। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा उत्तर वैदिक काल के बारे में और समझा कि समाज के बारे में, समाज क्या है, 4 वर्णों में विभाजित हो गया। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें ऋग्वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की तो देख सकते हैं कि यहाँ राजा का पद एक प्रकार से जनता द्वारा चुना जा रहा है। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। और अब पद हो गया वो, उसको सत्ता ज्यादा मिल गई थी, अधिकार ज्यादा मिल गए थे, जो ऋग्वैदिक काल में एक सीमित अधिकार थे। यही देखेंगे कृषि पहला व्यवसाय बन गया था और पशुपालन दूसरा प्रमुख व्यवसाय यहाँ पे बन गया था। लोहे का प्रारंभ यहाँ पे होने लगा जो ऋग्वैदिक काल में नहीं है। हल को क्या बोला गया है? और देखिए यहाँ देखेंगे डिफरेंट धार्मिक जीवन में प्रमुख देवता कौन बन गए थे? प्रजापति बन गए थे। जो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन है? तो वो थे इंद्र को माना गया है। हमने यहाँ पे देखा उपनिषदों का संकलन हुआ है। सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और यम और नचिकेता का जो सम्मान मिलता है वो कठोर उपनिषद में मिलता है। हमने ऋग्वेद और वेद, उपवेद और कला से संबंधित हमने यहाँ पे देखा। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। सामवेद का गंधर्ववेद संगीत कला से है। यजुर्वेद का धनुर्वेद युद्ध कला से है। और अथर्ववेद का शिल्पवेद शिल्प कला से संबंधित है। ऋग्वेद के पाठन करने वाले को, अध्ययन करने वाले को होत्र बोला जाता है। सामवेद वाले को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को अधर्वी कहा गया है। वहीं अथर्ववेद के अध्ययन करने वाले को ब्रह्मा बोला गया है। तो दोस्तों ये लेक्चर में आपने देखा, हमने वैदिक संस्कृति के बारे में समझाया, पढ़ाया आपको। और बारी बारी से हमने वो सब कंटेंट को यहाँ पे रखा है जहाँ से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना रह सकती है। और आप देख सकते हैं कि हमने कम समय में पूरे वैदिक सभ्यता को यहाँ पे आपके सामने रखा, समझाया और हर चीज को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो सभी साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारा ये दूसरा लेक्चर आज का फिनिश होता है यहीं पे। हम नेक्स्ट जो चैप्टर हम आगे लेके आएंगे आपको वो धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित होगा, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म तथा प्रमुख धर्म होंगे और बाकी धर्मों की यहाँ पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।